बेटा मियोसिस के फीचर्स हम लोग देख रहे थे, मैक्सिमम फीचर्स हम लोग देख लिए थे। आज हम प्रोसेस बताएंगे और प्रोसेस के साथ हम उन फीचर्स को भी समझेंगे फिर से। मियोसिस ये बेटा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। माइटोसिस के अगर कंपैरिजन में देखें तो ये बेटा ये 2 बार में कंप्लीट होती है। एक होती है मियोसिस फर्स्ट और दूसरी होती है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होती है बेटा उसमें होता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट है वो बेटा बहुत लंबी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इसको भी हम कितने सब फेजेस में डिवाइड करते हैं 5। ये होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन में ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और उसमें ये क्रोमोसोम नेटवर्क के फॉर्म में होंगे। लेप्टोटीन के शुरुआत में अर्ली लेप्टोटीन में देखोगे तो आपको क्रोमैटिन जाल दिखाई पड़ेगा, न्यूक्लियोलस भी दिखाई पड़ता है। लेट लेप्टोटीन में ही हम देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, होने लगती धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है और ये क्रोमोसोम लंबे पतले धागे के जैसे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। ये होता है लेप्टोटीन में। क्रोमोसोम में कंडेंसेशन भी शुरू होने लगता है लेप्टोटीन से और जाइगोटीन तक आते आते ये जो क्रोमोसोम है बेटा वो कंडेंस हो जाते हैं और जाइगोटीन में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है बेटा वो पास पास आ जाते हैं और ये पेयर बना लेते हैं। ये जो पेयर बनाना है इसको बोलते हैं सिनैप्सिस। ये सिनैप्सिस है, साइनैप्स दूसरा है, ये सिनैप्सिस है। ये भी ये जो पेयर बनते हैं दो, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये दोनों पेयर्स को क्या बोलते हैं? सिनैप्सिस बोलते हैं। ठीक है, जाइगोटीन में हो रहा है। ये जाइगोटीन में इतना हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, कुछ फ्रेगमेंट्स बचेंगे। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बेटा वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी जैसे हमने कल देखा था माइटोसिस में प्रोफेज, लास्ट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी और टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई थी। तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती तो रीअपियर नहीं हो पाती। कौन बनाता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा कौन बनाता है? ER बनाता है। तो जो ER अभी हमने कहा था कि यहाँ पर बेटा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ये भी डिजेनरेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो ये जो मेम्ब्रेन है बेटा ये कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में इसमें ऐसे पड़ी रहती, फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में। ER भी फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होती। हालांकि इसके पहले G1 फेज आई थी, G1 फेज में ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन भी हुआ था। अब तुम जरा सोचो कि अगर इसको तोड़ना ही था तो बनाया क्यों? क्योंकि 2 डबल बनाया है ना, ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन। एक ऑर्गेनल है तो उसको 2 बनाना है, कोई 2 ऑर्गेनल है उसको 4 बनाना, डबल ऑर्गेनल बनाना है। फिर इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। असल में डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा है, इसके फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करके उसी साइटोप्लाज्म में ये बिखरे हुए हैं। जैसे टेलोफेज आएगी तो वो फ्रेगमेंट्स जुड़ करके फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देंगे और वो काम कौन करेगा? RER करेगी। RER के फ्रेगमेंट्स भी इसी में पूरे उसमें तैर रहे हैं, वो जुड़ करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बना देती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, जितने भी ऑर्गेनल हैं वहाँ पर वो डिसअपियर होते हुए दिखाई पड़ेंगे, न्यूक्लियोलस एकदम डिसअपियर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो अब बेटा क्या होगा, ये बन जाएगा सिनैप्सिस।
बन गया, जोड़ा बन, दो दो क्रोमोसोम के जोड़े बन जाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होंगे वो साथ साथ में आ जाते हैं। ठीक है, अब बेटा क्या होगा, हाँ कोई क्वेश्चन? अब देखो इसके अंदर हम न्यूक्लियस नहीं बना रहे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बना रहे। याद रखो बेटा, जब भी न्यूक्लियस होगा तो क्रोमोसोम हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे, जब क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे तब न्यूक्लियस दिखाई नहीं पड़ेगा। दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिखाई पड़ते हैं। जब मैं था तब हर नहीं, सुना है ना बेटा, पढ़ा भी होगा तुम्हारे सिलेबस में, इंटर में था। तो क्योंकि जब न्यूक्लियस होगा तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होगा, क्रोमोसोम नहीं होंगे। और जब तक ये क्रोमोसोम बनेंगे तब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी होगी, तब ये दोनों एक साथ आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो, जो साइनैप्स हैं बेटा दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में, ये क्या है बेटा, सेंट्रोमियर है। दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़ जाते। दिखाई पड़ रहा है ना? ये सेंट्रोमियर है। और यहाँ पर जहाँ पर दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जुड़ते हैं इसको हम कियाज्मेटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कियाज्मेटा बोलेंगे। ये वो साइट है जहाँ पर दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में मिलते हैं और ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमैटिड है, और ये दूसरे क्रोमोसोम का, दोनों आकर यहाँ पे मिलेंगे, इसको बोलेंगे कियाज्मेटा। तो ये जो क्रोमैटिड दोनों वो तो सेंट्रोमियर पे जुड़े ही हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से एक ज्वाइनिंग हो जाती है जो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। सेंट्रोमियर पे क्रोमैटिड जुड़े हैं, वो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, आपस में जुड़े हैं। ये दोनों आपस में कैसे क्रोमैटिड है? सिस्टर क्रोमैटिड है। और ये वाला आपस में कैसा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के जो फ्रेगमेंट हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं एक जगह पर, और जिस जगह पर जुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं कियाज्मेटा, और यहीं पर होती है क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत। तो ये बेटा फेज कौन सी है? पैकेटिन। ये तो हमने कौन सी बताई थी? जाइगोटिन यहाँ पे थी, ये तो थी लेप्टोटिन, और ये कौन सी है? पैकेटिन। तो बेटा क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? पैकेटिन में। ये क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक एक्सचेंज। अब देखो जहां से ये जुड़ा हुआ है कियाज्मेटा पर, वहीं से एक दूसरे के फ्रेगमेंट टूट करके एक दूसरे में चले जाएंगे। मान लो ये क्रोमोसोम की इसको हम नाम दे दें ए और इसका हम नाम दे दें बी, तो ए वाले का फ्रेगमेंट टूट करके जहाँ से जुड़ा है वहीं से बी वाले में जुड़ जाएगा, और बी वाले का वो क्रोमैटिड टूट करके उतना ए वाले में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से नया रिकॉम्बिनेशन बनता है, नया कॉम्बिनेशन बनता है, और इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉम्बिनेशन इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर नया कॉम्बिनेशन जब बनेगा बेटा, तो ये नया कॉम्बिनेशन लीड्स टू जेनेटिक चेंज, एंड जेनेटिक चेंज लीड्स टू वेरिएशन, एंड वेरिएशन लीड्स टू स्पेसिएशन, एंड स्पेसिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ देखो, यहाँ के बाद हम डायग्राम यहाँ बना रहे हैं, यहाँ दिखाई पड़ेगा ना? डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका है। अब ये दोनों क्या होंगे बेटा? अलग अलग। यहाँ से ये जो फ्रेगमेंट है इतना, ये दूसरा है, ये इतना बदल चुका है। ठीक है, और दूसरा जो क्रोमोसोम था, दूसरा जो पेयर था क्रोमोसोम का, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। और ये देखो, ये क्रोमोसोम के दोनों फ्रेगमेंट क्या हुए? आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड है, तो इसको हम ये जो जीन्स हैं बेटा, इसमें ऐसे जीन्स बना दें। तो ये जीन्स हैं A B C D E F G H I J K L, ऐसे। इसमें भी कुछ जीन्स हैं, ये अलग तरह का है, हालांकि होमोलॉगस है, लेकिन समझाने के लिए हम इसमें दूसरे तरह के जीन्स लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये ऐसे जीन्स के नाम हैं। अब जब रिकॉम्बिनेशन बनेगा तो नया जो बनेगा कॉम्बिनेशन, उसमें जो जीन्स होंगे बेटा वो थोड़ा सा अलग तरह के होंगे। उसमें होगा A B C D E F G H,
फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे। दूसरा वाला जो इधर बनेगा यहीं पे बना दे, यहीं पर दूसरा वाला जो होगा नया कॉम्बिनेशन उसमें होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद F, G, H, I, J, K, L, M। ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा ना ये? Yes, sir. ये नहीं दिख रहा तो तुम लोगों ने बताया भी नहीं दिख रहा है। इधर यहाँ बना के दिखाया, फिर इसको देखो ये वाला यहाँ से दिख रहा है इतना, ये वाला ये दिख रहा है। चलो अच्छा ठीक। देखो हम फिर से बना दें, ये मान लो कोई क्रोमेटिड है एक, इसमें ये जीन है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ऐसे। दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है उसमें भी कुछ जीन्स है, हालांकि होमोलॉगस हैं। हमने क्या कहा कि समझाने के लिए इसको हम अलग नंबर दे रहे हैं, अलग नाम दे रहे हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे। ठीक है बेटा। तो जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा वो ऐसा होगा, ये नया कॉम्बिनेशन जो क्रॉसिंग ओवर के बाद बनेगा क्रोमेटिड में, तो क्या होगा इसमें होगा बेटा A, B, C, D, E, F, G, H, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे होगा। दूसरा वाला जो होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर H, I, J, K, L, M। तो इतना ये कॉम्बिनेशन देखो नया हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक दोनों में। तो यही रिकॉम्बिनेशन है, यही रिकॉम्बिनेशन होगा। तो इसी से जीन्स का जब सीक्वेंस बदल जाएगा तो कैरेक्टर्स बदल जाएंगे। कैरेक्टर्स जो, क्योंकि जीन्स से प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन से बनने वाली जब प्रोटीन बदल जाएगी तो उसके स्ट्रक्चर और कैरेक्टर भी बदल जाएगा। इस तरह से वेरिएशन होगा। तो क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होती है मियोसिस में, मियोसिस के पैकेटियन में। ये इरेज करें बेटा। देखो अब ये जो सिनेप्सिस डिस्ट्रॉय हो गया है, क्रोमोसोम अलग अलग हो गए हैं, फ्री हो गए हैं क्रोमोसोम। और ये बेटा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया है। और डायकाइनेसिस में क्या होता है, डायकाइनेसिस में ये क्रोमोसोम फिर अपने अपने जगह पर वापस आ जाते हैं और ये इक्वेटर की तरफ आने लगते हैं। किस तरफ आने लगेंगे? इक्वेटर की तरफ आने लगे। इक्वेटर की तरफ आने लगते हैं। और बेटा यहाँ पर क्या होता है, स्पेंडल फाइबर्स, देखो सेंट्रियोल वैसे ही मूव करता है अपोजिट पोल्स की तरफ, एस्टर रेस बनती हैं। और बेटा क्या होता है, स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं। क्या बन जाते हैं? स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं। दोनों पोल से जो सेंट्रियोल है वो क्या बनाता है? स्पेंडल फाइबर बनता है। तो यहाँ तक जो स्टेज, अब डायकाइनेसिस में स्पेंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाता है। दो तरह के स्पेंडल फाइबर बनते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। जो जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से, काइनेटोकोर से, वो कंटिन्यूअस, जो नहीं जुड़े हैं वो डिसकंटिन्यूअस, और दोनों तरफ से स्पेंडल फाइबर निकले। तो अब इसके डायकाइनेसिस के तुरंत बाद बेटा कौन सी स्टेज आती है? मेटाफेज फर्स्ट। तो असल में डायकाइनेसिस में स्पेंडल फाइबर्स का बनना शुरू हो गया था और ये क्रोमोसोम इस पे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज हमने दिखाई है वो मेटाफेज ही की शुरुआत स्टेज है। डायकाइनेसिस में क्रोमोसोम आ जाते हैं, इक्वेटर पे आने लगते हैं और स्पेंडल फाइबर बनने लगते हैं, लेकिन हमने इसमें दिखाया कि बन गए, तो ये मेटाफेज। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, देखो ये स्पेंडल फाइबर बने हैं ऐसे, और ये सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर है, और इससे ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी सेंट्रोमियर है और ये ऐसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी क्रोमोसोम है, इससे ये जुड़े हुए हैं, और ये ऐसे। अब बेटा क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी, होगी कि नहीं होगी? अब स्ट्रेचिंग कहाँ होगी? एनाफेज, मेटाफेज में नहीं होगी। ये क्या है?
हमने कहा था मेटाफेज में हमें डिफरेंट तरह के शेप दिखाई पड़ेंगे क्रोमोसोम के, दिखाई पड़ते हैं ना बेटा। जैसे हमने कहा था एल शेप क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे, मेटाफेज में दिखाई पड़ेंगे, वी शेप दिखाई पड़ेंगे, आई शेप दिखाई पड़ेंगे, जे शेप दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो ये बेटा दिखाई पड़ते हैं उनके सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर। हमने तुम्हें मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक ऐसे बताया था, क्रोमोसोम के टाइप्स बताए थे। अब अगर बेटा मेटासेंट्रिक होगा तो सेंट्रोमियर बीच में होगा कि नहीं होगा, तो ये वी शेप दिखाई पड़ेगा। अगर वी शेप क्रोमोसोम दिखाई पड़े समझो वो कैसा है, मेटासेंट्रिक है। एल शेप दिखाई पड़े, एल शेप दिखाई पड़े तो कैसा हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक होगा। कैसा होगा, सब मेटासेंट्रिक होगा। वैसे ही एक्रोसेंट्रिक जे शेप और टीलोसेंट्रिक ये ऐसा दिखाई पड़ेगा तो आई शेप हो जाएगा ना ये, तो ये कैसे हो जाएगा, टीलोसेंट्रिक। तो सब हमें क्रोमोसोम क्लियरली कहाँ दिखाई पड़ते हैं, मेटाफेज में, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, मेटाफेज में हमें क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अब देखो बेटा हम कुछ इरेज करेंगे, ये वाला इरेज करें। देखो यहाँ पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, स्पेंडल फाइबर्स बन रहे हैं, स्पेंडल फाइबर बन रहे हैं, इसलिए ये क्या है, डायाकाइनेसिस है। डायाकाइनेसिस में क्या क्या होगा बेटा, जरा ध्यान से देखना। डायाकाइनेसिस में क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, स्पेंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और स्पेंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। इतना होता है डायाकाइनेसिस में। मेटाफेज में, अब मेटाफेज में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं पड़ेगी क्योंकि यहीं पर डिजॉल्व हो चुकी है ना, न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं पड़ेगा और स्पेंडल फाइबर बन गए हैं इक्वेटर पर, क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर से जुड़ गए हैं। ठीक है। अब बेटा माइटोसिस जब हम पढ़ रहे थे उसमें यहाँ पर थोड़ा सा अलग से डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्रोमोसोम का। यहाँ पर ये सेंट्रियोल है, ये स्टेरॉइड है, ये क्या है बेटा, स्पेंडल फाइबर है। व्हाट्स हैपनिंग, ठीक से पढ़ो बेटा, कॉन्सेंट्रेट करो नहीं तो फिर चीज़ें मिस हो जाएंगी। ठीक है, पन्ने मत पलटो, जिंदगी पलटने कौन डिस्टर्ब मत करो बेटा, खुद नहीं पढ़े दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। कितनी सीरियस क्लास चल रही है, लाइव बेइज्जती कराने में मजा आ रहा है क्या बेटा, आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। फोकस करो। यहाँ पर जो देखो ये डायग्राम देखो, इससे से कोरिलेट को, यहीं से आगे इसी के बाद ही होने वाला है। ध्यान देना, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल जुड़े हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ही है ना, स्पेंडल फाइबर जुड़े हुए हैं, ये बेटा से दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या होता था कि याद करो माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग होती थी सेंट्रोमियर की, और ये एक एक क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ रन करता था, ऐसा होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ का पूरा क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ रन करेगा। बेटा बात तो समझ में आ रही है? वहाँ पर मोनोवैलेंट क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाते थे, यहाँ पर बाईवैलेंट क्रोमोसोम अपोजिट के पोल्स की तरफ जा रहे हैं। जो क्रोमोसोम किसी जुड़ा हुआ है क्रोमोसोम के साथ तो वो पूरा का पूरा कोई क्रोमोसोम स्पेंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाएगा। ये देखो पूरा जा रहा है, ठीक है। जब जा रहा होगा तो इसके आर्म्स सेंटर की तरफ होंगे और सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ होगा। इधर ये ऐसे होगा और इधर वाला ऐसे होगा, है ना। जिससे हमने कहा था रस्सी पकड़ के बीच में खींचो तो क्या होगा, आर्म्स बाहर की तरफ होंगे और सेंटर तुम्हारी तरफ होगा, ठीक है। ये होता है। तो ये क्या है बेटा, एनाफेज फर्स्ट, ठीक। इसके बाद क्या होगा,
ये क्रोमोसोम तो आ गए बेटा, ये क्रोमोसोम आ गए हैं इधर, ये क्रोमोसोम इधर दोनों आ गए हैं। अब ये बेटा फिर से नेटवर्क बनाने लगेंगे और वो जो ER के फ्रेगमेंट इसमें साइटोप्लाज्म में तैर रहे थे यहाँ वहाँ, वो आ करके अब क्या बना देंगे बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देंगे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएंगे, न्यूक्लियर पोर्ट तो वहीं है उसमें, और यहाँ पर न्यूक्लियोलस अपीयर होने लगेगा, दोनों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब ये फिर से वही स्टेज आ जाएगी जहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, अब एक सेल के अंदर, ये सेल ही है, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस बन गए? देयर आर 2 न्यूक्लियस इन ए सिंगल सेल आफ्टर डिवीजन। अभी तो ये क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस हुआ है। तो कैरियोकाइनेसिस तो यहाँ भी होगा, बोलो होगा कि नहीं? कैरियोकाइनेसिस होगा, 2 न्यूक्लियस बने हैं। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तुम इधर का ये नोट करो बेटा, बनाओ, और फिर हम उसको इरेज करके आगे बताएंगे। कर लिया? अब बेटा ये सेल है और सेल के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं और ये क्रोमैटिन नेटवर्क है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के 2 मेथड तुम्हें बताए थे। प्लांट में होगा तो सेल प्लेट बनेगी, एनिमल सेल होगी तो फरो बनेगी, इन्वेजिनेट होगी अंदर की तरफ ये। तो अब ये यहाँ पर देखो क्या हो रहा है बेटा, साइटोकाइनेसिस हो रही है। साइटोकाइनेसिस होगी तो क्या होगा, यहाँ पर कितनी सेल्स बनेंगी? 2 सेल्स बनेंगी। दोनों सेल्स में न्यूक्लियस एक एक होगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। इसमें क्या होगा बेटा, मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस सेकेंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। जैसे स्पेंडल फाइबर बनती है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 4 फेज होती हैं, तो वैसे ही माइटोसिस होगी, वैसे स्पेंडल फाइबर बनेंगे, वैसे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने के बाद जब अब एक सेल से कितनी सेल बनती हैं बेटा, जरा बताओ? माइटोसिस में 2 सेल्स एराइज होती हैं। तो बेटा इससे ये 2 सेल बन गई, दोनों के अंदर एक एक न्यूक्लियस है। इससे ये 2 सेल बन गई, ये वाली, दोनों के अंदर क्रोमैटिन है, एक न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्रोमैटिन। तो बेटा फाइनली हमें एक मियोसिस से कितनी सेल बनी? अब ये मियोसिस सेकेंड है, इसमें होगा क्या, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड। ठीक है बेटा, और एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। ठीक है, बताओ बेटा ये जो नई सेल्स बनी है 4 सेल्स, इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? क्योंकि मियोसिस है, जाहिर सी बात है कि ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुके होंगे। वो सेल 2n थी जो हम शुरुआत में लेकर चले थे, और अब ये सेल कैसी है, n है। तो शुरुआत में हमने तुम्हें 4 क्रोमोसोम दिखाए थे, तो इन सेल्स में कितने क्रोमोसोम हो गए? n मतलब 2-2 क्रोमोसोम, 4 लेके चल रहे हैं ना समझाने के लिए, तो यहाँ पर 2-2 क्रोमोसोम आएंगे। तो बेटा बताओ ये 2 क्रोमोसोम, जब एक सेल में 4 सेल थी, 4 क्रोमोसोम थे, और अभी इसमें कितने हैं, 2 बचे हैं, तो बाकी के 2 क्रोमोसोम कहाँ खो गए? देखो 2 फेजेज होती है, एक फेज होती है इसमें मियोसिस फर्स्ट और एक होती है मियोसिस सेकंड। क्रोमोसोम कहाँ कम हुए, मियोसिस फर्स्ट में कि मियोसिस सेकंड में? मियोसिस फर्स्ट में। सब लोग बताओ, मियोसिस पक्का? सेकंड में तो नहीं कम हुए, मियोसिस फर्स्ट में कम हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्रोमोसोम, ये डायग्राम अभी बना हुआ है।
ये अरेंज हैं स्पेंडल फाइबर से, और क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग नहीं हुई है सेंट्रोमियर की, पूरा पूरा क्रोमोसोम जा रहा है, तो दोनों तरफ अपोजिट पोल पे 4-4 जाने चाहिए थे माइटोसिस के हिसाब से अगर स्प्लिटिंग होती है, लेकिन 2-2 गए हैं। तो एनाफेज फर्स्ट में ही क्रोमोसोम का रिडक्शन हो जाता है, इसलिए जो मियोसिस फर्स्ट है इसी को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन पूरी मियोसिस नहीं है। अगर पूछा जाए कि मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन कौन सा, मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकंड, तो कौन सा बताओगे बेटा? मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन है, और इसी में एनाफेज में क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अब बताओ, जैसे कि मियोसिस और माइटोसिस दोनों चल रहे हैं तुम्हारे सामने, या कोई भी चल रही है, तुमसे पूछा जाए ये कौन सी फेज चल रही है, तुम देख रहे हो लाइव माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हो, तो किस फेज में तुम पहचान जाओगे कि ये माइटोसिस चल रही है कि मियोसिस? किस फेज में जान जाओगे? एनाफेज में जान जाओगे। एनाफेज में यहाँ पर देखोगे कि स्पेंडल फाइबर्स जब बनेंगे, क्रोमोसोम का बंटवारा होगा, उसी समय तुम समझ जाओगे कि अपोजिट पोल पे बाइवेलेंट क्रोमोसोम जा रहा है या मोनोवेलेंट क्रोमोसोम जा रहा है। लेकिन इससे पहले एक जगह और जान सकते हो, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर अभी हमने बताई थी पैकेटिन में, तो अगर सिनैप्सिस बनता हुआ तुम्हें दिखे, जेनेटिक एक्सचेंज होता हुआ दिखे, क्रॉसिंग ओवर होता हुआ दिखे, तो तुम वहीं पर समझ सकते हो, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस में होता है। तो अगर तुम क्रॉसिंग प्रोफेज में भी देख सकते हो, अगर पैकेटिन में अगर जहाँ पर आपको क्रॉसिंग ओवर होता हुआ दिख जाएगा, वहाँ आप जान जाओगे कि ये क्या हो रहा है, मियोसिस। अगर वहाँ नहीं देख पा रहे, वो प्रोसेस हो चुकी है, तो तुम एनाफेज में पहचान जाओगे। एनाफेज और मियोसिस, एनाफेज की मियोसिस और प्रोफेज की मियोसिस काफ़ी डिफरेंस होता है, एनाफेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज ऑफ मियोसिस। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? चलो एक क्वेश्चन और बताओ बेटा, देखें कॉन्सेप्ट तुम्हारा। अब अगर ये क्वेश्चन बता ले जा रहे हो तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो, मियोसिस फर्स्ट हुआ, कितनी सेल बनी थी? 2। क्रोमोसोम का रिडक्शन हो चुका था। क्या ये क्रोमोसोम ये सेल n थी कि 2n थी? दोनों। मियोसिस के थ्रू हम हैप्लॉइड सेल्स बनाना चाहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कर रहे हैं तो गैमीट बनाना चाह रहे हैं, तो ये गैमीट तो बन चुके हैं, हैप्लॉइड सेल तो बन चुकी हैं, ये दोबारा डिवीजन क्यों हुआ? मियोसिस सेकंड की जरूरत क्यों पड़ी? मल्टीपल सेल्स बनानी। लेकिन हर जगह मल्टीपल सेल्स की जरूरत तो नहीं पड़ती है। मान लो ओवम बनाना तो एक ही बनाना पड़ेगा, स्पर्म में तो मल्टीपल सेल्स आप बनाओगे, तो क्या हर जगह ये मियोसिस सेकंड होना जरूरी है? जहाँ मान लो मल्टीपल सेल्स ना बनानी हो, तुम कह रहे हो कि मल्टीपल सेल्स बनानी, जहाँ मल्टीपल सेल्स ना बनानी हो तो क्या वहाँ मियोसिस सेकंड होना जरूरी है कि नहीं? वहाँ होगी कि नहीं होगी? वहाँ होगी, वहाँ भी होगी, तो फिर वहाँ क्यों होगी? तुम इन लोगों को जवाब बेटा, तुम लोग बताओ। देखो क्या होता है, यहीं से समझो, यहाँ पर बाइवेलेंट क्रोमोसोम जा रहा है, क्रोमोसोम। अब देखो एस फेज से सेल गुजरी है, तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? डुप्लीकेशन तो हुआ है ना क्रोमोसोम का, डीएनए का, तो यहाँ पर डबल अमाउंट, यहाँ पर डीएनए क्या है, 2C है कि 4C है? 4C है, डीएनए का डबल अमाउंट, यानी कि देखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन इसमें 2 नहीं 4 स्टैंड हैं, 4 स्टैंड हैं। उन चारों को अलग करोगे कि एक साथ रखोगे? नंबर क्रोमोसोम का कम हुआ, 2-2 हैं, लेकिन दोनों क्रोमोसोम में डीएनए के 4 स्टैंड हैं मेरे बच्चों, और उन 4 स्टैंड को अलग करने के लिए यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस सेकंड, जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगा। माइटोसिस में क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमेटिड अलग होते हैं, स्प्लिटिंग होती है सेंट्रोमियर की, और जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है तब मोनोवेलेंट क्रोमोसोम जाते हैं, यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा एक क्रोमोसोम के अंदर। तो ऐसा ही तो चाहिए, वो बनाने के लिए ये होता है। बात समझे कि नहीं? क्लियर है? अब तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन हो कहीं पर तो तुम लोग पूछो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचो जरा। ठीक है, फिर इरेज करें। इसका सिग्निफिकेंट क्या है? अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ मियोसिस।
एक बच्चे ने पूछा था, पहले उसका आंसर दे देते हैं फिर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। एक बच्चे ने पूछा है कि जब मदर सेल में क्रोमोसोम ये 2n है और माइटोसिस में कल हमने बताया था कि क्या होता है कि माइटोसिस में जैसे ये 2n है, बनने वाली दोनों सेल्स भी 2n होंगी। एग्जाम्पल के लिए तुम्हें समझाने के लिए हमने कहा था इसमें 4 क्रोमोसोम हैं, तो इनमें बनने वाली सेल्स में भी 4 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो ये बराबर कैसे, हमने कहा था रेप्लिकेशन होता है उस सेल में, ये जो क्रोमोसोम है उसमें डबल सेट यानी कि 2n होती है बट 4c होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, ये 2c होता है। तो जनरली देखें तो क्रोमोसोम एक तरह से है तो आधे ही, वो एक में जुड़े। बच्चे ने ये पूछा था कि क्रोमोसोम सर यहाँ पर क्रोमेटिड है ऐसे और यहाँ पर ये ऐसे है, ये दोनों दो क्रोमेटिड हैं, तो अमाउंट तो जस्ट आधा इसमें भी हुआ है। ये कन्फ्यूजन तुम लोगों को आई कि नहीं? अगर सोचते तो आती। एक बच्चे के दिमाग में आई थी, उसने पूछा कि सर ये क्रोमोसोम तो डबल है, एक में जुड़े हुए हैं, नंबर तो एक ही दिख रहा है, लेकिन लिटरली देखें तो 2 क्रोमेटिड हैं, तो क्रोमोसोम नंबर हुए तो हाफ है, हाफ हुए कि नहीं हुए? अमाउंट तो हाफ ही हुआ है। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, सुनो क्या होता है। ये देखो, इसको इरेज करें फिर इसको समझ लो पहले, हालांकि तुमको कन्फ्यूजन नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पर। ये जैसे ये सेल है, अब जब ये डिवीजन शुरू करेगी, अभी इसमें कितने 4 क्रोमोसोम है, तो ये 4 क्रोमोसोम है बेटा कि 4 क्रोमेटिड है। क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में डिफरेंस पहचान जाओगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये 4 क्रोमोसोम है कि 4 क्रोमेटिड है? ये 4 क्रोमेटिड है, क्योंकि ये बीच में न्यूक्लियस है। हमने क्या कहा था, जब भी न्यूक्लियस होगा तब क्रोमोसोम नहीं होंगे, क्रोमेटिड होंगे। तो ये मदर सेल है, ये क्या है बेटा, मदर सेल है, और ये 2n है। तुम्हें समझाने के लिए हम बता देंगे इसमें 4 क्रोमेटिन है, नॉट क्रोमोसोम, 4 क्रोमेटिन जो कि नेटवर्क के फॉर्म में। और ये सेल अगर डिवीजन करने जा रही है तो ये अभी होगी G1 फेज में। किसमें होगी? G1 में। डिवीजन करने का मन बनाएगी तो S फेज में जाएगी, और S फेज में जाएगी बेटा S फेज में, तो S फेज में इसमें होगा डुप्लीकेशन। अब ये क्रोमोसोम कहाँ बनेंगे? S फेज से गुजरने के बाद बनेंगे, ठीक है। और S फेज के बाद जाएगी G2 फेज में, और G2 के बाद M फेज में। तो M फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज सभी से गुजर। अब जब सोचो जरा, ये वाली सेल जब टिलोफेज में आएगी तब इसमें क्रोमेटिन होंगे कितने? 4 इस पोल पर और 4 इस पोल पर। बात समझते जाना। और यहाँ पर बन जाएगा क्या? न्यूक्लियस। अब इसी तरह 2 सेल बनेंगी, एक ये सेल बनेगी जिसमें क्या होगा 4 क्रोमेटिड, और एक ये सेल बनेगी जिसमें क्या होंगे 4 क्रोमेटिड। तो बताओ बेटा इसमें ये 2n है कि n है? 2n। डीएनए का अमाउंट 2c है कि 4c? 2c। इसमें कितना है? 2c। यानी कि इसमें 4 क्रोमेटिड है कि 4 क्रोमोसोम? 4 क्रोमेटिड हैं। तो बेटा मदर सेल में भी तो 4 क्रोमेटिन ही तो थे। क्रोमेटिड या क्रोमेटिन लिखें, क्रोमेटिन। तो मदर सेल में 4 क्रोमेटिन ही तो थे। क्रोमोसोम तो बीच में बन जाते हैं इस सेल साइकिल में। पहले मदर सेल में क्रोमोसोम नहीं थे, क्रोमेटिन थे, और बाद में बनने के बाद भी क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमेटिन ही है। तो पहले भी क्रोमेटिन थे, बाद में भी क्रोमेटिन है। वो क्रोमोसोम तो बीच में बने और बीच में ही खत्म हो गए, समझे, सेल साइकिल में। तो ये हम जब चलेंगे G1 से शुरू करेंगे, G1 से S, S से G2, G2 से M, तो डिवीजन तो यहाँ होगा S फेज के बाद, ठीक है। तो फाइनली सेल में 4 क्रोमोसोम होने की नौबत ही नहीं आएगी, वो स्प्लिटिंग पहले ही हो जाती। हाँ, अगर हम मियोसिस कर रहे हैं तो वो स्प्लिटिंग एनाफेज में नहीं होगी, तो यहाँ पर चारों के चारों क्रोमोसोम बनेंगे जो न्यूली फॉर्म सेल्स होंगी। न्यूली फॉर्म सेल्स होंगी, उसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे जरूर होंगे, लेकिन वो बाईवैलेंट होंगे, पूरे के पूरे क्रोमोसोम होंगे। इसके लिए हमें दोबारा मियोसिस सेकंड करवाना पड़ेगा उनको अलग करने के लिए। मियोसिस सेकंड होता है उन दोनों क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिन को आपस में अलग करने के लिए। तो मदर सेल में यहाँ पर डीएनए का अमाउंट 2c था। कितना था? एस फेज में जाकर के ये हो गया 4c, और टिलोफेज में आके फिर से 2c हो गया। बताओ जहाँ चले थे वहीं पहुँचे कि नहीं?